Once again, welcome all the students. Today we are going to study about etymology in English class. I am Kavi Kaushik. Welcome to you in Knowledge Kunji. आइए आज की शुरुआत हम करते हैं शब्द विचार से। शब्द विचार, इसमें हम अंग्रेजी लैंग्वेज के शब्द के बारे में पढ़ते हैं और इस शब्द में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। आज हम दो टॉपिक पर विशेष जोर देंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में डिवाइड किया गया है, और सेकंड जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, जिसे फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों से यह एक गुजारिश करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अपने ज़िंदगी के लिए थोड़ा समय निकाल करके थोड़ा वीडियो जो है अंत तक देखिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल होता है कि इटिमोलॉजी क्या है। इटिमोलॉजी क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शेप ऑफ वर्ड्स, डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स एंड द यील्डिंग ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के आकार, उसके यूज, उसका वर्गीकरण और उसके रूपांतरण के रूप बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि पहला कि इटिमोलॉजी को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल यानी परंपरा चलती आ रही है क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण जो किया गया है ना, सब उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जनरली नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्द को उनके प्रयोग और आकार के आधार पर 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इनमें से प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी हम कुछ बोलते हैं वो शब्द ही बोलते हैं ना। जैसे आई स्पीक बनाना, देन वी कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, BANANA, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, बनाना के स्पेलिंग के रूप में हम उच्चारण नहीं करते हैं। इसी तरह हिंदी में जैसे हम अगर बोल रहे हैं केला, तो केला डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कपर के लिए केला पिला, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो वो स्पीच है, यानी हम लोग जो भी बोलते हैं, स्पीच मतलब क्या हो गया, भाषण जो हम बोलते हैं वक्त ना, तो वो किस के रूप में बोलते हैं, किसी न किसी शब्द के रूप में बोलते हैं। तो वो शब्द को डिवाइड किया गया है 8 प्रकार से, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से सभी लोग नाम जान रहे थे कि ये 8 जो नामकरण है, उसमें पहला क्या आता है? नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा क्या आता है? इसको एडजेक्टिव, एंड द फोर्थ होता है वर्ब, एंड द फिफ्थ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 by 1 ही लिखें, एडवर्ब, कोई जरूरी नहीं है कि पहला नाउन ही होगा, जिधर से है उधर अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। एंड द सिक्स्थ होता है प्रीपोजिशन, एंड द सेवेंथ होगा कंजंक्शन, एंड 8 एंड लास्ट होता है आपका इंटरजेक्शन। निश्चित रूप से अब हम इसके बारे में 1 by 1 जो है इसको क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि नाउन होता क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। हालांकि जनरली ये परीक्षा में छोटे क्लास में पूछा जाता है, बड़े क्लास में नहीं पूछा जाता है। लेकिन देखा जाए तो हमारा अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़े थे ऑर्थोग्राफी, एंड पार्ट 2 यानी दूसरा चैप्टर जो है पार्ट 2 ग्रामर के डिवाइड ब्रांचेज जो है, ग्रामर के ब्रांच में से दूसरा ब्रांच है आपका इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी और ऑर्थोग्राफी जो है इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल के अंतर्गत आता है। ये फंडामेंटल यानी वो ही ग्रामर का मूल है, उसी के आधार पर जो है आगे हम लोग फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर को हम पढ़ते हैं। जैसे देखा जाए तो ग्रामर को 2 भाग में बांटा गया है स्टडी के दृष्टिकोण से, कि फंडामेंटल और फंक्शनल। तो फंडामेंटल जनरली क्लास 6-7 तक जो है वो पढ़ाया जाता है, और फंक्शनल जो याद हो जाएगा। तो इसमें पहला शब्द जो हमारा आता है वो है नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम हो नाउन है। ठीक है, अब ये हमारा नाउन हो गया। उसके बाद आता है किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मान लिया कि ये हाथ में हमारा पेन है, ये आपके पास बोर्ड है ना, मोबाइल है, चश्मा है, कपड़ा है, लगता है ना, लोहा है, आटा है, दाल है, चावल है, जो भी है, ये सब कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। वो सभी नाम जो होते हैं नाउन के अंतर्गत आते हैं।
उन सब नामों को उस शब्द में डाला गया है। ये नाउन का पार्टिसिपल स्पीच है। दूसरा है प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। प्रो मीन्स होता है इंस्टीड ऑफ, यानी के बदले में, जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है ना। आइए एक दो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि राम इज अ बॉय, यहाँ राम एक लड़का है। अब इसी के बारे में हम आगे लिखते हैं कि ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। यहाँ जो ही का प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया? राम के लिए प्रयोग किया गया। सो वी कैन से हियर ही इज अ प्रोनाउन, ठीक है, जो नाउन के बदले में आया, ठीक है। आई हैव ए पेन, इट इज रेड, तो इट किसके लिए प्रयोग किया गया? पेन के लिए प्रयोग किया गया, तो वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एडजेक्टिव। इसमें भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी वो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देता है, जोड़ देता है। जोड़ देता है मतलब क्या करता है? उसके गुणों को क्वालिफाई करता है, यानी उसके गुण को बढ़ा देता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, ये पेन है, अब इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं ना। यह मार्कर है और मार्कर में जोड़ देते हैं कि यह लाल रंग का है, यह मोटा है, यह वाइट है, यह लंबा है ना। तो यह जनरली एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड विच इज कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है, विद नाउन एंड प्रोनाउंस। अब एडजेक्टिव के एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आई हैव अ रेड पेन, रेड पेन। अब आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, लेकिन अब उसमें ऐड क्या कर दिया जा रहा है? रेड। तो यहाँ पे यह नाउन है और यह हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पेन को ये क्वालिफाई कर रहा है। अब ये मत समझ लीजिए कि यहाँ जो नाउन दिया हुआ है, नाउन के साथ ही एडजेक्टिव आएगा तो ही वो नाउन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी अकेला भी नाउन आता है, जनरली वो प्रोपर नाउन कहा जाता है। जैसे ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम, ठीक है। अब मान लीजिए कि राम इज बॉय, ही इज हैंडसम, यहाँ लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, तो ये हैंडसम जो है एडजेक्टिव के रूप में है, एडवर्ब के रूप में नहीं है। यह किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को क्वालिफाई कर रहा है। और ही कौन है? राम है, ठीक है। ही और सी जो है जनरली पुरुषवाची कर्ता के लिए आता है, तो वैसी स्थिति में यह एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब क्या है ना? तो द वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, द वर्ड विच स्टेट एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, जो शब्द से किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, उसकी स्थिति का बोध होता है और अधिकार का बोध होता है। जैसे अब स्थिति अधिकार के कार्य में तो जैसे हम देखते हैं कि आई गो, हियर इज द गो इज अ वर्ब, जाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ गो जो है वह वर्ब है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भी आई एम क्या है? वो वर्ब है। वर्ब यहाँ पे स्टेट का बोध कर रहा है, मैं एक लड़का हूँ, यानी मेरी स्थिति का बोध कर रहा है। इसलिए कहा गया था कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। पोजीशन कैसे होता है? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे आई हैव ए पेन, यहाँ पे हमको पोजीशन का बोध करा रहा है। मेरे पास एक कलम है, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, और उसी से शब्द बना हुआ है पोजीशन। हियर वी कैन से हैव इज अ वर्ब। यहाँ हैव क्या है? हमारा वर्ब है, क्लियर है। हैव जो है वर्ब के रूप में आ गया, तो यहाँ भी वर्ब हुआ, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वर्ब को क्रिया कहा जाता है। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी इसमें भी दो शब्द मिले हुए हैं, एड एंड वर्ब, यानी वर्ब के साथ ऐड करने वाला मेनली होता है। लेकिन यह एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ वर्ब के साथ ऐड नहीं करता है, बल्कि, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा पेन जो है नाउन है और बिग जो है एडजेक्टिव है, वो उसको जोड़ रहा है कि पेन कैसा है, तो उसमें पेन कैसा है? तो बड़ा है, बिग पेन। लेकिन अब हम पेन के साथ हमने प्रश्न किया कैसा कैसी, तो व्हेनेवर यू यूज दिस वर्ड्स टू नाउन एंड प्रोनाउन, कैसा कैसी प्रश्न अगर हम किसी नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं तो उसका जो जवाब मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हम पेन के साथ कैसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं? यहाँ पे पेन कैसा है? तो बड़ा है, जवाब आ रहा है बड़ा है, तो बड़ा हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये पहचान हो गई, ठीक है। आगे हम एक पॉइंट में लिख करके आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि पेन कैसा है? तो बड़ा है, और बड़ा के साथ कैसा हम प्रश्न करते हैं, यानी एडजेक्टिव के साथ कैसा कैसे प्रश्न करते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो वो जवाब होता है कि बहुत बड़ा है ना। पेन कैसा है? तो बड़ा है, और बड़ा कैसा है? तो बहुत बड़ा है। तो हमने एडजेक्टिव के साथ प्रश्न किया, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो यह वर्ड जो है वेरी, वह बिग को क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। पेन बहुत नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा पेन है, ठीक है। अब हम
एक नेक्स्ट एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं जिसमें ऐड और वर्ब मेनली जो इसका नाम है उसके नाम के हिसाब से जो किसी शब्द में आता है और वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ही रन्स स्लोली, ठीक है। अब यहाँ रन्स क्या है हमारा, रन्स हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ हम क्वेश्चन करते हैं कि वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो जवाब मिलता है स्लोली। तो स्लोली इज एन एडवर्ब हियर, इसलिए अंडरस्टैंड क्यों करें। यहाँ यह ध्यान देना है कि वर्ब के साथ जब एडवर्ब आता है तो वर्ब के बाद आया हुआ है, वो वर्ब के पहले नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ जो एडवर्ब आता है वो एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है। यहाँ यही समझना जरूरी है। एडजेक्टिव का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान देते हैं। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट में, प्रीपोजिशन। इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब अवस्था होता है, यानी प्री का पोजीशन क्यों करता है। हाँ, ये हमारे जो है प्रीपोजिशन शब्द जो है वह हमारे इंग्लिश ग्रामर का नमक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्ट है। अगर बिना सॉल्ट का सब्जी अच्छा नहीं लगता है, तो उसी तरह इसको अगर हटा दिया जाएगा तो सेंटेंस में परेशानी हो जाएगी ना। जैसे अगर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो एक दो उदाहरण लेकर के देखते हैं। He enters into the room, वह रूम में प्रवेश किया, ठीक है, वह रूम में प्रवेश किया। यहाँ इंटू शब्द जो प्रयोग किया गया है, आप समझ सकते हैं कि अगर इंटू शब्द नहीं दिया जाए तो क्या होगा, वह रूम में प्रवेश किया, तो वह प्रवेश किया रूम, वह प्रवेश किया रूम, तो प्रवेश किया और रूम ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन वह रूम में प्रवेश किया, तो रूम और प्रवेश करने के बीच में जो है में शब्द जो आ गया, वह एक आपस में पोजीशन का काम कर रहा है, अवस्था का बोध करा रहा है कि वो उसके रूम में प्रवेश करने की एक अवस्था क्या है कि इनटू है, यानी बाहर से अंदर जा रहा है, एंट्री मार रहा है, तो यहाँ पोजीशन दिखा रहा है। तो preposition is a word which comes with a noun and pronoun to show the relation to other words of the sentence, ठीक है। किसी दूसरे शब्द किसी वाक्य में यह आकर के नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से बताता है। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का संबंध बता रहा है इस रूम से, रूम का है नाउन है, तो इसके बीच में यह संबंध बताता है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये monkey jumps off the tree, a monkey jumps off the tree। अब आप देख सकते हैं कि ये monkey जो है नाउन है, ये ट्री जो है नाउन है, और यहाँ जम्प्स जो है वो वर्ब है, तो ये बच गया वो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब यह भी ट्री के पहले आया हुआ है, जंप कर रहा है, कहाँ से जंप कर रहा है, तो पेड़ से जंप कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी यह प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी शब्द का मिलन स्थल दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है, और दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है, वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इज वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लाउजेस एंड फ्रेजेस टुगेदर। क्लियर? कंजंक्शन इज वर्ड व्हिच जॉइंस टू सेंटेंसेस, two or more sentences, clauses, words and phrases together। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि he said to me, he told me that you were liar, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि तुम जो है झूठे थे। अब तुम जब झूठे थे तो इसके बीच में दैट आ गया है, वह जुड़ा हुआ है एक दूसरे सेंटेंस को। इसके अलावा तो यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट, तो देख सकते हैं कि दो शब्दों को जोड़ने का काम यहाँ पे एंड कर रहा है, यह कंजंक्शन है। हम लोग इसके आगे भी डिटेल में वन बाय वन डिटेल्स, उसके काइंड्स और उसके यूज जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल में हम इसको थोड़ा सा इस पर डील कर रहे हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं
इंटरजेक्शन इसमें भी दो शब्द दिया हुआ है, जैक्सन है और इंटर है। तो यहाँ पे अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हमारे मन से निकलता है, हर्ष मतलब खुशी, हैप्पीनेस, सरो ना, वो सारे शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी शब्द में, वो शब्द जो है इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। इसका हिंदी होता है विस्मय आदि बोधक। आश्चर्य वाला भी आता है इसमें ना, वाह क्या तस्वीर है, हाँ मैं बर्बाद हो गया, हुर्रा हम लोग जीत गए। तो इंटरजेक्शन की एक खास पहचान होती है। इंटरजेक्शन वर्ड्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पे इस तरह के नोट ऑफ इंटरजेक्शन का चिन्ह दिया हुआ रहता है, एक चिन्ह खींच के और नीचे की तरफ डॉट रहता है ना, इसका ध्यान रखते हैं। तो ये जहाँ भी रहेगा, आइए देखते हैं इसके उदाहरण के रूप में। ओ आई लॉस्ट माई पर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेग्रेट हो रहा है। जैसे ही आपके अंदर रेग्रेट की भावना आती है और आप यहाँ पे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आई लॉस्ट माई पर्स, तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे नोट ऑफ इंटरजेक्शन का चिन्ह दिया हुआ रहता है, इसको आप पहचान लीजिए। ये जहाँ भी रहेगा वो नोट ऑफ इंटरजेक्शन का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब ये इंटरजेक्शन सेंटेंस हम लोग अगले में पूरे डिटेल से हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसमें पोएम कि अब हम तो इसको पढ़ लिए कि नाउन नाम बताता है, प्रोनाउन उसके बदले में आता है, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाइंग वर्ड है, वर्ब जो है एक्शन स्टेट पोजीशन बताता है, एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाइंग वर्ड है, प्रीपोजिशन जो है एक दूसरे को जोड़ता है, रिलेशन बनाने का काम करता है नाउन प्रोनाउन का वाक्य में आए हुए दूसरे वाक्यों से, कंजंक्शन जो है शब्द फ्रेज और क्लाउज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस कनेक्टर के रूप में जाना जाता है। इंटरजेक्शन जो है हमारे मन का फीलिंग, एक जो फीलिंग आता है उससे जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये है। तो इसको आप एक पोएम के आइए, तो आइए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पोएम लिख दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। आप पोएम की तरह इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच और रिकॉग्नाइज करने में ये बहुत ही आपको सहयोग करेगा। अगर आप ये कविता याद कर लेते हैं, जैसे जनरली हम लोग बचपन में कविता याद कर लेते हैं तो लाइफ टाइम याद रहता है, इसलिए हमने ये कविता बनाया ताकि आप भी याद कर सके ना। तो आइए देखते हैं इसको। नाउन है जो नाम बताता, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता, वर्ब एक्शन स्टेट पोजीशन दिखाता, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता, एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव व अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता, प्रीपोजिशन है संबंध बताता, सदा नाउन प्रोनाउन के साथ आता, शब्दों वाक्यों पदों को जोड़ कंजंक्शन कहलाता है, खुशी शोक आश्चर्य का बोध इंटरजेक्शन दे जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स। अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स।